Hello everyone. So, yesterday we have started this series and we have completed PYQs of CSE from 2013 to 2024. We are also done with our CDS from 2015 to 2024. Now we are moving towards CAPF 2024, okay, of polity, covering the topic constitutional framework, under which we have completed the subtopics, that is making of constitution, salient features of constitution, preamble, fundamental rights, fundamental duties, your DPSP. Okay, so let's solve our first question from CAP of 2024. So um, this question is from fundamental rights. Okay, so question is some rights contained in part 3 of the constitution are enforceable against state only. उसने बोला है जो कुछ rights है आपके part 3 में वो सिर्फ और सिर्फ enforceable होती हैं against state only. Okay, some rights contained in part 3 of the constitution of India are enforceable in favor of citizens. कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ citizens के लिए होती हैं. ये तो सही है. आपको ये तो मैंने आपको जितने भी पीछे वीडियोस कराई 3 वीडियोस हो गई हैं हमारी इस पे पॉलिटी के इन टॉपिक्स पे. तो आपको जब आपने CSE के भी कर ली, CDS के भी कर लिया, अभी हम CAPF के कर रहे हैं, तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों का रेपिटेशन होगा. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अगर आप इतना भी कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक. ठीक है, सो ये तो हमने कर लिया था. सो 2 तो आपका सही होने वाला है, तो ये कैंसिल कर दीजिए. सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 जो है वो इन्फोर्सेबल होते हैं फॉर बोथ, स्टेट के लिए भी होते हैं और इंडिविजुअल के लिए भी होते हैं. ये भी सही है आपका. सो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 3. ठीक है, कुछ होती हैं जो आपकी राइट्स, जैसे कि आप देखिए कुछ राइट्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्सेबल होती हैं अगेंस्ट स्टेट. जैसे कि आपकी राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल जो आपका 14 हो गया. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका 21 आर्टिकल हो जाता है. ओके, और कुछ होती है जो आपको सिर्फ सिटीजन्स को मिलती हैं. सिटीजन्स के लिए कौन कौन सी राइट्स होती हैं? सिटीजन्स के लिए होती है आपके पास दैट इज़ 15 होती है जो डिस्क्रिमिनेशन वाली है. देन उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटी वाली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 16 आर्टिकल, देन योर 19 आर्टिकल, देन 29 एंड 30 आर्टिकल. ठीक है, तो ये प्लीज़ याद रखना. ऑल तो मैं बता चुकी हूँ बट प्लीज़ फिर से इसको अच्छे से याद रखना. नाउ मूविंग टूवर्ड 2023 में अगर आप देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास देखिए, हेबियस कॉर्पस. अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो प्लीज़, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल होता है और इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है. तो आपको पता होने चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से छोड़ने हैं. ठीक है, सो ये जो यूपी वाला था या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर जो है वो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर. तो ये सारे के सारे केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, इसके नोट्स मिल जाएंगे. आप एक बार पढ़ लेना इसको, फिर भी मैं ऊपर से आपको समझा देती हूँ कि ये क्या था. जो यूपी वाला केस था इसमें क्या था, इट इज़ बिलीव दैट जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है वॉज डिक्लेयर्ड. इसमें मतलब तब यूपी में क्या होता है, जो स्टेट इमरजेंसी वो डिक्लेयर हुआ था. ओके, ऐसा बोला गया था इस केस में दैट जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है उसको गिल्टी माना गया था ऑफ द इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस. 1975 की जो इमरजेंसी लगाई थी उसके लिए था. देन आपका जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर वाला, ये हेबियस कॉर्पस से रिलेटेड था. ठीक है, इसमें इशू क्या था कि जो फंडामेंटल राइट्स थी वो वायलेट हो गई थी बिकॉज जो डिटेंशन किया गया था वो विदाउट एनी ट्रायल किया गया था. ठीक है, तो ये हेबियस कॉर्पस वाला केस है. देन नंदिनी सतपति जो है ये भी आपका केस था. ये था अगेंस्ट सेल्फ इंक्रीमेशन केस था. ओके, मिसयूज़ किया था उन्होंने पावर पोजीशन वाइल इन ऑफिस. एंड मानेका गांधी, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 21 आर्टिकल का मतलब इंटरप्रिटेशन ज़्यादा लिया था, एक्सपैंड किया था इंटरप्रिटेशन. उन्होंने बोला था कि 14, 19, 20 आप इसको एयर टाइट उनके कंटेनर की तरह नहीं देख सकते कि 14 अलग है, 19 अलग है, 21 अलग है, बट एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप है इनका एक दूसरे के साथ. ठीक है, चलिए मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2022. तो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. ये भी देख लेना. ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, वो चीज़ें हैं जो शायद आपको मेरे नोट्स में नहीं मिलेगा, वो जो हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ पे पूछा गया है तो मैंने उसका यहाँ पे नोट्स बना दिया, साथ में देख लेना. चलिए 2022 का ये वाला क्वेश्चन है. स्वर्ण सिंह कमेटी वेरी वेरी इजी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आई थी. इन्होंने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट ने लगाई.
ऐड करी थी और कौन सा आर्टिकल था, 51A आर्टिकल के अंडर, ठीक है। चलिए, अब ऐसा जो क्वेश्चन आया था कि जो सोर्स ऑफ लॉ क्या हो सकता है। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पढ़ा तो नहीं है, कहाँ से करोगे, इतना तो पता है कॉन्स्टिट्यूशन से है, स्टैचू से तो होता ही है, 1 2 तो सही ही है आपका, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल है इन दोनों में से। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके सोचो कि जो लॉ है उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी तो आप सोर्स ले सकते हो ना लॉ का। तो इसलिए जब मैंने दिया था ये वाला एग्जाम, तो इसका मैंने 1 2 3 4 लगाया था, एंड द आंसर इज ऑल्सो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच कर सकते हो आप क्वेश्चन को। तो ये आपको कुछ केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, उसका है, बट ये बाद में आएगा, इसलिए मैं अभी ये लिया नहीं है मैंने इसको। CAPF 2021 का देखिए ये वाला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी, कौन सी फंडामेंटल राइट जो है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी नहीं करता है। राइट टू इक्वालिटी 14 आर्टिकल, एक्सप्लॉयटेशन 23 24, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो लीगल राइट बना दी गई थी बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। एंड राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस, ये आपका 19 आर्टिकल में आता है। सो द आंसर इज योर राइट टू प्रॉपर्टी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल लिबर्टी पे उसने क्वेश्चन पूछा है दैट स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रेशनल बेसिस, कि आप क्या कर सकते हो, जो स्टेट है वो एक मतलब जो भी पर्सन है उसको डिप्राइव नहीं कर सकता, मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप उसको मना नहीं कर सकते पर्सनल लिबर्टी पे। बट उन्होंने एक रैशनल बेसिस भी बताया कि विदाउट एनी रैशनल, अगर तो कोई रैशनल बेसिस है या फिर कोई रीज़न है, प्रॉपर रीज़न है, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट पूछा उसने, तो ये तो नहीं होगा। बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन, अगर आप डिप्राइव करते भी हो एक पर्सन का, उसका जो बेसिस है मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अकॉर्डिंग ही आप डिप्राइव कर सकते हो। मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो क्या होता है, वो मेनली फोकस करता है प्रोसीजर्स पे, कि अगर आपका एक लॉ जो पास हुआ है क्या प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ है, क्या प्रोसीजर्स जस्ट थे, फेयर थे कि नहीं थे। देन वी हैव इज पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड। अब कैन भी जो होता है ना, तो वो एक की टर्म होता है, आप बोल सकते हो कीवर्ड होता है। तो कैन भी कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला पर्सनल लिबर्टी आप हेबियस कॉर्पस से क्या सिक्योर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको कोई डिटेन कर लेता है आपकी बिना परमिशन के, तो आपकी पर्सनल लिबर्टी ही तो डिप्राइव हो रही है। तो क्या वो हेबियस कॉर्पस रिट से ठीक हो सकती है सिक्योर, बिल्कुल हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन उसने स्टेटमेंट है दैट मेजॉरिटी जो व्यू था सुप्रीम कोर्ट इन AK गोपालन, तो मेजॉरिटी व्यू क्या था कि इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है वो देखा जाता है क्या वो फेयर है, जस्ट है, ठीक है, नेचुरल जस्टिस को प्रमोट करता है, कि हर एक चीज़ फेयर तरीके से होनी चाहिए, अगले वाले की भी सुननी है, ठीक है, अगले वाले को भी मौका देना अपने आप को प्रूफ करने के लिए। बट इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बात नहीं की थी, बट उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये इसकी बात हुई थी प्रोसीजर की, कैसा भी है बट आपको लॉ प्रोसीजर के ही हिसाब से करना, और वो प्रोसीजर ज़रूरी नहीं है कि जस्ट हो, फेयर हो, ठीक है, वो नहीं, बट आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो इसमें ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। अब आपको मैं ना ये वाला क्वेश्चन बताती हूँ कैसे करना है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस में, ये मैं आपको सीएससी में भी बता दूंगी, सीडीएस में भी आपको मिल जाएगा, और दिस इज़ योर सीएपीएफएस में भी दिखा रही हूँ आपको। क्या होता है जब भी आपका पेपर होता है तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर से, मतलब आपको दूसरे क्वेश्चन से हिंट मिलता है उसका। मैं बताती हूँ कैसे क्या होता है। देखिए उसने क्या पूछा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ब्रिटिश की was made and was working the British plan as the British should like it to work out, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट किसने बोला हमें कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलता है, और किसने वॉर्न किया था हमें नहीं पता है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है, हमें कैसे पता होगा। अब हमें नहीं पता, हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा, हम आगे पढ़े, आगे हमने एक क्वेश्चन मिला ये वाला। उसने बोला ऑन 26 Jan 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब देखिए ये वाला एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको आज सुबह जो सीडीएस वाली कराई है ना, क्लास कराई है, तो उसमें आप देखना एग्जैक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, और वो क्या आंसर था, बी आर अम्बेडकर। उसमें भी महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर थे, तो आंसर क्या था, बी आर अम्बेडकर। मैंने बोला कि बी आर अम्बेडकर इज फेवरेट है उनका यूपीएससी का। अब आप ये देखिए
जब आपने इसका बी आर अम्बेडकर लगा दिया, अगर आपने PYQ सॉल्व किए होते, नहीं भी किए होते, तो ये देखिए यहाँ पे भी बी आर अम्बेडकर, यहाँ पे भी बी आर अम्बेडकर, मतलब दोनों में से एक का आंसर बी आर अम्बेडकर होने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जब ये वाला स्टेटमेंट अगर मोस्ट प्रोबेबली देखो तो बी आर अम्बेडकर ही बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, दूसरा क्या CDS का PYQ है उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट आया, वहाँ से आंसर आप निकाल सकते थे। अब देखिए, अब मैं इसका आंसर कैसे लगाऊं? देखिए यहाँ पे सोमनाथ लहरी है, यहाँ पे भी सोमनाथ लहरी है, इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चन में से एक का आंसर सोमनाथ लहरी होना ही चाहिए। जब इसका अम्बेडकर है तो इसका क्या आएगा? सोमनाथ लहरी। तो ऐसे आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, ये कैसे आएगा आपको, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी, इंट्यूशन बढ़ेगा, प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आएगा। और अगर आपने सारे के सारे UPSC के पेपर सॉल्व करके रखे हुए उसके बाद ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू DPSP इज नॉट करेक्ट? इन्फोर्सेबल नहीं होते, बिल्कुल सही है। ओवरराइड कर सकते हैं क्या फंडामेंटल राइट्स को? जी नहीं। DPSP की इतनी क्या बोलते हैं उसको, इतनी उसको वेटेज नहीं दिए कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जाए उसको, तो ये आंसर आ जाएगा। कैन बी रिलेटेड टू, जी हाँ, इकोनॉमिक सोशल दोनों होती है। फ्री लीगल एड दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है 39A आर्टिकल के अंडर। ओके, हो गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन? कौन सी फंडामेंटल राइट है जो प्रोवाइड नहीं की जाती पर्सन को? उसने बोला प्रोटेक्शन दी जाती है आपको कि आप सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं दी जाएगी या पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ये तो है, बिल्कुल सही है। टू रिफ्यूज़ टू गिव हिज और हर सैम्पल हैंड राइटिंग, हाँ मतलब टू रिफ्यूज़, आप रिफ्यूज़ कर सकते हो अपना हैंड राइटिंग का सैम्पल एज अ एविडेंस देने के लिए टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम और हर, ये भी सही है। ठीक है, टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट, क्या आप अपने ही खिलाफ विटनेस हो सकते हो? जी नहीं, ये आपको राइट नहीं दी जाती है, आप अपने खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता, सेल्फ इंक्रीमेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, आप ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हो सकते। ये सारी की सारी जो है ना वो आर्टिकल 20 के अंडर आती है आपकी। ठीक है, कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस वाला जो है ना उसमें आता है। और राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर, जब तक आपने कोई लॉ को वायलेट नहीं किया आपको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है मेनका गांधी वाला। अब ये वही वाला आ गया, कितने बार आया वो? ठीक है, ये क्या बोलता है, इसने 21 आर्टिकल की जो एक्सप्लेनेशन बोल सकते हो या इंटरप्रिटेशन बोल सकते हो उसको एक्सपैंड किया था। उसने बोला दैट आर्टिकल 19 एंड 21 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट लग रहा है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए, तो इसको गलत कर दूँ। It was held that a law coming under 21 may not satisfy the requirement of Article 19, कि वो हो सकता है कि 19 के आर्टिकल को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फेयर, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप बताया है 19 एंड 21, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये आंसर है, ये गलत स्टेटमेंट आपका। नेक्स्ट इज अ फेयर ट्रायल एलिमिनेट द बाइसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन द ट्रायल। अगर आप फेयर ट्रायल करते हो तो जो भी बाइसेस होंगे, ठीक है, जो भी पार्शलिटी या बाइसेस हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देन उसने बोला कि जो राइट टू लाइफ आता है आपका अंडर आर्टिकल 21, उसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू हैव राइट टू डाई ऑल्सो, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप कोई भी UPSC का पेपर उठा लो, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल, ड्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसने बोला जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक था वो ओरिजिनली नहीं था, बिल्कुल सही है। जो वर्ड सेक्युलर था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड किया था। प्रियम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सही है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बाई इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल, उसने बोला खुद से जो प्रियम्बल है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता, ये भी सही है, तो ये भी सही, ये भी सही। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू लीगल इंटरप्रिटेशन। देखिए आप प्रियम्बल को एज अ लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी लॉ को इंटरप्रेट करना है तो आप प्रियम्बल की हेल्प ले सकते हो। सो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा विच इज़ नॉट करेक्ट। उन्होंने बोला नहीं ले सकते बट हम ले सकते हैं। चलिए, ये आपको सारे के सारे केसेस जो भी हैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें जो पूछा गया है पेपर्स में, और ये सारे के सारे केसेस घुमा फिरा के आपको कभी CAPF में, कभी CSC में, कभी CDS में आते हैं, तो एक बार ये सारे केसेस देख लेना आप। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है ये देख लेना। नाज फाउंडेशन हमने तभी पढ़ा था CDS में, आज ही पढ़ाया मैंने आपको। पुट्टा स्वामी भी पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, कमेटीज़ देख लो, ये जो आ गई हैं ये देख लेना, बाद में देख लेना अभी आप। नाउ CAPF 2020 का क्वेश्चन देखते हैं हम। इन रिलेशन टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो कौन कौन सी इज़ नॉट करेक्ट? ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो ओरिजिनली पार्ट नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन का। अगेन ये PYQ आ गया आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। कब ऐड हुआ था? 51A आर्टिकल ऐड किया था, किसने किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, किसने बोला था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था।
चलिए नेक्स्ट इज टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। क्या सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी आता है, बिल्कुल सही। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स, बिल्कुल सही है। रिट्स थोड़ा ना लगाते फंडामेंटल ड्यूटीज। दे मे नॉट बी यूज टू डिटर्मिनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जी नहीं। आप कोई भी चीज़ को ले सकते हो लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, चाहे वो डीपीएसपी है, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट जो भी है, प्रियम्बल है चाहे। नेक्स्ट इज आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो सकती थी आपकी। आता तो ठीक है, नहीं आता तो देखो। उसने क्या बोला दैट सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट तो है बट उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, किसी को ज़्यादा किसी को कम, बट ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है। सोशल जस्टिस में क्या जाता है, आपको हर एक इंसान को, एवरीवन, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है काम करने के लिए। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल, ठीक है, तो इक्वल कंसिडरेशन दी जाती है, बिल्कुल सही है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दी जाता है, सबको इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट क्या दिया जाता है, कुछ रिकग्नाइज किया जाता है स्पेशल नीड्स को। रिकग्नाइज करना इस ठीक है, पॉजिटिव है, बट ये तो बिल्कुल आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये गलत है, तो आपका आंसर आएगा 2 और 3। ओके अब उसने बोला जो डीलिमिटेशन कमीशन है, तो मैंने आपको बता दिया कि 4 बार आपका डीलिमिटेशन सेटअप हो चुका है। एंड और क्या बोला उसने, पहला जो हुआ था वो 1952 में सेटअप हुआ था, ठीक है, देन 62, 72, 2002। अब उसने बोला है दैट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो लेजिस्लेटिव, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 500। ओके मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो राजेंद्र प्रसाद जी ही थे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। इजी। ओके चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंडर कौन सी चीज़ जो है वो, वैसे तो ये पार्लियामेंट चैप्टर में आता है बट स्टिल 10th शेड्यूल आ गया तो हम कर लेते हैं। शेड्यूल लेज डाउन दैट इलेक्टेड मेंबर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्या इलेक्टेड मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ मर्जर। देखिए अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के जाती है और मर्ज करती है किसी के साथ, ठीक है, अगर मर्जर होता है तो डिफेक्शन नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सही है आपका, ये भी सही है। केसेज ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न, बिल्कुल सही है। जो एंटी डिफेक्शन मतलब जो डिफेक्शन का केस होता है उसमें लास्ट जो कॉल होता है वो किसका होता है, लोकसभा में स्पीकर का और राज्यसभा में चेयरमैन का, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिटर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता इसमें, सो इसलिए फाइनल आर्बिटर जो होता है वो आपका स्पीकर ही होता है। सो दिस इज, ये रॉन्ग है, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट जो है वो करेक्टली मैच किया गया है स्टेट लिस्ट के अंदर क्या आता है। तो ये मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है, पूरी लिस्ट बताई है, तो ये लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल सही है, पब्लिक हेल्थ जो है सैनिटेशन है वो स्टेट वाले ही देखेंगे, ठीक है, सेंटर का कोई रोल नहीं है। जो सिटीजनशिप है, जो नेशनलाइजेशन और जो एलियंस वाला है ये भी यूनियन लिस्ट देखेगा, बिल्कुल सही है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या लीगल मेडिकल एंड प्रोफेशंस आएंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आएगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो आपको पता होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि स्टेट में, यूनियन में, कॉन्करेंट में क्या आएगा। इवन कॉमन सेंस लगा के भी देखा करो कि स्टेट के पास क्या हो सकता है ना, सेंटर के पास क्या हो सकता है। अब आता है डीपीएसपी पे, कौन सा करेक्ट नहीं है। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, क्या आपको राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 44 है, ये तो है डीपीएसपी आपका। जुडिशरी को सेपरेट करना है, आर्टिकल 50 है, ये भी सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑफ वर्कर, देखिए इन मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में नहीं था, इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए था ये आपका, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, बाकी सब आपकी क्या है, सही है। अगेन आपका डीपीएसपी पे ही आ गया, स्टेट शेल फॉलो द डीपीएसपी बोथ इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन मेकिंग लॉज। क्या स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन में और मेकिंग ऑफ लॉज में हेल्प होगा। डीपीएसपी जो है एम्बॉडी द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेट अंडर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ, ऐसा हो सकता है कि जो डीपीएसपी है उसको आप तवज्जो ज़्यादा दोगे देन फंडामेंटल राइट। अभी ये पीवाईक्यू था, है ना, यहाँ से पूछा उसके अगले साल फिर यही पूछ लिया, तो आंसर इज दिस, नहीं उसको नहीं दिया जाएगा। डीपीएसपी ऑफ स्टेट आर नॉट इन्फोर्सेबल, सही है। तो ये तीनों, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, बट दिस इज इनकरेक्ट। ओके
चलिए अब आता है 2018 का। जो सिक्किम है उसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 36th अमेंडमेंट एक्ट, और ये भी मैंने आपको कल कराया था वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथन द पावर ऑफ स्पीकर। अच्छा, ये वैसे स्पीकर एंड चेयरमैन में आ जाता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसलिए मैं इसमें ले रही हूँ आपका। उसने बोला किसने वो कर दिया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था उसने स्पीकर और चेयरमैन की पावर्स को बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ा दिया था? क्योंकि एंटी डिफेक्शन के केस में जो लास्ट से होगा वो किन का होगा, या तो स्पीकर या तो चेयरमैन का ही होगा, ठीक है, वही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स हैज फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी और डीपीएसपी में भी। ऐसी कौन सी इसमें से चीज़ है जो आपको डीपीएसपी में मिल जाएगी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी? सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी, देखिए ये तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है बट डीपीएसपी नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, तो ये आपको डीपीएसपी में भी मिलेगा, और ये 48 आर्टिकल में है आई गेस, है ना, जो डीपीएसपी का 48 आर्टिकल है, और ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिल जाएगा। रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ द कंपोजिट कल्चर एंड प्रमोशन ऑफ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन करना ये किस में आ जाता है आपका, दैट इज ये आता है आपका 43B में आ जाएगा, एंड दिस इज योर डीपीएसपी आ जाएगा, ठीक है। एंड रिच हेरिटेज जो है हमारे कंपोजिट कल्चर की, उसको रिस्पेक्ट करना, ये आपकी क्या आ जाएगी, फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर आ जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी पार्ट, जो दोनों हैं। फिर से डीपीएसपी पूछ लिया उसने, यूसीसी होना चाहिए, बिल्कुल सही, आर्टिकल 44। ये देखो सेम रिपीट हुआ क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, ये आ जाता है आपके पास आर्टिकल नंबर 47, न्यूट्रिशन वाला आर्टिकल 47। तो ये तीनों डीपीएसपी हैं, बट ये जो साइंटिफिक टेम्पर वाला दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। चलिए 2017 पे चलते हैं, आ गया फिर से 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल अभी तो मैंने कितने बार आपको करा दिया, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट इज, अच्छा कौन सा इसमें से केस है जिसने क्रीमी लेयर के बारे में बात की थी अमंग बैकवर्ड क्लासेस, तो ये कौन सा था आपका, इंदिरा सावनी केस था। कौन सा केस था ये, इंदिरा सावनी केस था, ओके। ये आपको सारे के सारे ये जो केसेस है वो आपको ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट में कि नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा बोला था दैट यू डोंट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ही नहीं कर सकते, तो आपका गोलकनाथ था, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। इसमें बोला था कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किए बिना। मिनर्व मिल केस में भी यही चीज़ बोला गया था, ठीक है। Who among the following leader is associated with the concept of party-less? तो party-less डेमोक्रेसी के लिए कौन थे, तो वो थे आपके जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु among the following scholar conceptualize the constitution of India अ सीमलेस वेब, तो किसने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीमलेस वेब? मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है, प्रियम्बल को किसने क्या बोला, आइडेंटिटी कार्ड बोला है किसने बोला है, या फिर उसके बाद सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको, तो ये जो चीज़ें हैं जो डेफिनेशन दिया गया है, तो ये टर्म्स किस किसने बोला, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ग्रेनवाइल ऑस्टिन बहुत पूछता है, तो सीडीएस में भी पूछा था, तो इसमें भी आपका, ठीक है। आंसर इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ओके। आर्टिकल 15 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज अवेलेबल टू बोथ, तो मैंने आपको बोला जो डिस्क्रिमिनेशन वाला, हम अपने ही इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन से बचा नहीं पा रहे हैं तो बाहर फॉरेनर्स को क्या बचाएंगे, सो इसलिए आर्टिकल 15 सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, सिटीजन्स को मिलता है। सो 1 इज इनकरेक्ट आपका, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। आर्टिकल 16 जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को होता है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 21 बोथ होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर आपको से 3-4 स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उन 3-4 स्टेटमेंट में से जैसे ये 3 स्टेटमेंट वाला था तो इसमें 2 गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और अगर 4 स्टेटमेंट्स है तो उसमें भी 3 गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए आप मैक्सिमम वाले के साथ जा सकते थे, ठीक है। बट आजकल ये चीज़ मतलब खास करके 3 स्टेटमेंट में से 2 गलत देना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी वो दे रहा है, बट 4 में थोड़ा सा ध्यान रखना कि 3 गलत देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता।
Who among the following are entitled to get the benefits of equality before law and equal protection enshrined in this? किस किस को मिलते हैं? आर्टिकल 14 के अंदर ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया। देखिए जितने भी लोग हैं जो इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो क्या उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर वो बाहर रहते हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? देखिए जो यहाँ पे रहते हैं हम सिर्फ उन्हीं की गारंटी ले सकते हैं, तो ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, फॉरेनर्स जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी होगा, तो इसका आंसर वुड बी योर 1 and 3। ओके, जो बाहर रह रहे हैं उनकी गारंटी क्या लेंगे अभी हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो धार कमीशन ने क्या किया था? धार कमीशन ने ये बोला था कि हम स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो इसमें तो कुछ बताने वाला जेपी धार कमेटी थी ये, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स 2016, तो इसने बोला है प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A। 51A क्या है आपका? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू क्या है? दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, मैंने आपको बता ही दिया। ये आपका डीपीएसपी है, राइट टू एजुकेशन आपका 21A आर्टिकल के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ठीक है। 86th अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियोस में। सो प्लीज़ पिछले जितने भी वीडियोस हैं जो ये सीरीज है मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, ऑलरेडी बना दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ईच एंड एवरी वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब फोर्स में आया था? ये आया था आपका जैसे हमारा आया था 50 में, तो उसका आया था 1957 में आया था, ठीक है, 26 जनवरी 1957। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इक्वालिटी? अब ऊपर उसने पूछा था सोशल जस्टिस, यहाँ पे आ गया सोशल इक्वालिटी। ईच पर्सन शुड परफॉर्म द फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। जैसा तुम्हारा स्टेटस है उस अकॉर्डिंग तुम एक्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। नो एफर्ट शुड बी मेड टू मॉडिफाई, मतलब कोई एफर्ट ही नहीं डालना है क्या? ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो पर्सन शुड बी मेड टू सफर अ पोजिशन ऑफ रिलेटिव इन्फीरियोरिटी मेन ड्यू टू कास्ट रेस, एंड स्पेशल एफर्ट किए जाएंगे टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इक्वालिटी की बात कर रहा है ना, तो किसी को भी आप क्या करोगे? रिलेटिव इन्फीरियोरिटी should be made to suffer a position of relative inferiority in relation to other men due to caste, race, religion के basis पे। So आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट। 10th schedule of the constitution, the provision relating to the formation। 10th schedule क्या है आपका? एंटी डिफेक्शन है, ईजी है ये तो, इसमें क्या बताऊँ अब आपको। अब फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है, उसने बोला है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो जॉइंट सिटिंग ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने आपको कल ही बताया, कितनी बार बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, तो पहला ही इनकरेक्ट आ गया। ईच हाउस नीड टू पास द बिल सेपरेटली, बिल्कुल सही है। द बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है कहीं पे भी, एंड बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड, तो बिल प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और मिनिस्टर भी कर सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। मूविंग टूवर्ड्स CAPF 2015, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेनवाइल ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया का टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। अब आप ये बताइए, इसमें कुछ ना कुछ तो क्या है पॉजिटिव है। उसने बोला कि मेजॉरिटी रूल और माइनॉरिटी की राइट्स, तो ये थोड़ा सा फिट नहीं बैठता यहाँ पे, है ना। और एक और बात याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ आ रहा कुछ तो बाकी इसका जो आंसर है दैट इज कंसेंसस एंड अकोमोडेशन, क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव है एज कंपैरिजन टू, आप जितने भी देखोगे ना ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से? कंसेंसस एंड अकोमोडेशन वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो है वो क्या करता है? क्या वो फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देता है टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन? एजुकेशन एक्ट का काम यही था कि एजुकेशन देना फ्री एंड कंपल्सरी। प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर ऑफ फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क, अगर नॉन एजुकेशन वर्क है तो उसके लिए टीचर्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा अदर देन डिसेनियल सेंसस, इलेक्शंस टू लोक अथॉरिटी लाइक स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। अदर देन मतलब इसके लिए आप अपॉइंट कर सकते हो टीचर्स को, बट नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए नहीं कर सकते हो। कुछ नॉन एजुकेशनल वर्क्स के लिए कर सकते हो, जैसे सेंसस हो गया या फिर लोकल अथॉरिटी के जो भी इलेक्शंस वगैरह उसके लिए कर सकते हो, तो ये भी सही है। उसने बोला राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात होती है ना वो आपका 29 एंड 30 आर्टिकल के अंडर आता है, तो वो एजुकेशन एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड उसने बोला नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप
किसी का भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन रोक नहीं सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज वगैरह। देखिए ये डिस्क्रिमिनेशन पे आ गया आपका आर्टिकल, डिस्क्रिमिनेशन वाला है, तो इसमें ये फिट नहीं बैठता, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। उसने करेक्ट पूछा तो आंसर वुड बी 1 and 2, दैट इज डी। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको पहले अच्छे से समझा देती हूँ, व्हाट इज आर्टिकल 3 एंड व्हाट इज आर्टिकल 2 and 3 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 2 में क्या होता है, रिलेट टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ। देखिए अब कुछ स्टेट्स होते हैं जो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, बट हमने क्या कर दिया, उसको एडमिट कर लिया अपने स्टेट में। तो वो अगर आपको कोई ऐसी स्टेट है जिसको एडमिट करना है जो हमारे पूरे यूनियन का ही पार्ट नहीं है, तो वो आर्टिकल 2 के अंडर करोगे। और ये किसको एम्पावर करेगा, पार्लियामेंट को, कि वो इंडिया में ला सके। कैसे, कि पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, ठीक है। न्यू स्टेट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है वो, तो हमने सिर्फ उसको ऐड किया अपने इंडिया में। पावर टू एस्टैब्लिश, आप न्यू स्टेट को भी इस्टेब्लिश कर सकते हो जो भी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, जैसे दादर नागर हवेली था, गोवा, सिक्किम। तो ये आपको पूछता है कि जो गोवा था, सिक्किम था, दमन दीव था, पुडुचेरी था, तो वो हमने कैसे ऐड किया, कौन से आर्टिकल से, वो 3 आर्टिकल की, क्योंकि हमारे वो यूनियन ऑफ इंडिया का वो पार्ट नहीं थे तब, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या होता है, आर्टिकल 3 में भी आपके पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है, बट इसमें क्या किया जाता है कि हमारे यूनियन ऑफ इंडिया का ही पार्ट है वो, बट हमने क्या कर लिया, कोई नई स्टेट बना दी, जैसे तेलंगाना बना, ठीक है ना, बाय सेपरेशन ऑफ, की टेरिटरी सेपरेट कर दी कोई भी स्टेट से तो बना दी, या फिर एरिया इंक्रीज करना है स्टेट का, या फिर एरिया कम करना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है, नाम चेंज हुआ, कितने बार नाम चेंज हुआ है ना, जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया, तो ये बहुत सारे नाम क्या हुए, चेंज हुए हैं। तो ये कौन से आर्टिकल से हुए हैं, आर्टिकल 3। अब चलते हैं, ये उसने पूछा है कि क्या पावर है पार्लियामेंट के पास, क्या वॉर डिक्लेयर कर सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या ऑल्टर कर सकता है बाउंड्रीज, जी हाँ। इंक्रीज कर सकता है, जी हाँ। वैसे भी आप देखो ये दोनों ही हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं, बाकी 1 and 4 तो अलग ही टेंजेंट पे हैं, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इसमें, 2 and 3। कमिंग टूवर्ड्स CAPF 2014, उसने बोला कौन सा करेक्ट नहीं है विद फंडामेंटल राइट्स। तो क्या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, ये आता है 21A आर्टिकल विच वॉज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करना, बिल्कुल सही है आपका 23 आर्टिकल का, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ, देखिए ये जो इंटॉक्सिकेटिंग है ये आपका DPSP में आता है, गांधीयन वाली जो DPSP है उसमें आता है ये, तो ये तो नहीं होगा आपका फंडामेंटल राइट। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड शेड्यूल्ड एरिया, तो ये वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। सो इसका आंसर वुड बी 1 and 2। सॉरी, उसने बोला नॉट इंश्राइंड है ना, तो नॉट इंश्राइंड में आपका 3 and 4 होगा, ये दोनों होंगे बट ये दोनों नहीं होंगे, इसका मतलब ये और ये आंसर है, ये दोनों क्रॉस हो गए। ओके चलिए नेक्स्ट इस प्रियम्बल पे क्वेश्चन है, क्या प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, बिल्कुल सही। जो जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था वही आपका प्रियम्बल है। क्या हमने USA से बोरो किया, ये भी सही है। क्या ये 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, सही है। क्या प्रियम्बल जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं प्रियम्बल में, जी नहीं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो 1, 2 and 3 आंसर। देख लिया आपने कि फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, DPSP से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से कौन से बन सकते हैं, देन आपका प्रियम्बल से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने लगभग CSC के भी कर लिए, CDS के भी कर लिए, CAPF के भी कर लिए, ठीक है। तो इससे बाहर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के अंडर से आएंगे। फिर से वही आ गया, राइट टू इक्वालिटी, 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कौन से 14 और 18 के अंडर आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बहुत बार बता दिया, आर्टिकल 15। अपॉर्चुनिटी वाला जो है वो 16 में आता है। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स जो दी जाती हैं दैट इज अंडर 23 and 24 आर्टिकल हैं ये आपके। एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सॉरी दिस इज 29 and 30, ओके ये एक्सप्लॉयटेशन होता है आपका वो। 29 and 30 आर्टिकल में एजुकेशनल आती है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में आता है। तो कौन से आ गए, ये और ये और ये। सो आंसर इज 1, 2, 4। अब आता है रेजिडुअरी पावर्स। तो रेजिडुअरी पावर्स में क्या था, क्या वो यूनियन पार्लियामेंट को दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। रेजिडुअरी पावर्स मीन्स किसी के पास नहीं है, ऐसे जो पावर्स है ना वो आपको स्टेट, कॉन्करेंट, यूनियन लिस्ट तीनों में नहीं मिलेंगी, वो रेजिडुअरी है। तो वो किसको दी गई है, यूनियन। क्या वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया, नहीं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको जहाँ पे भी आपको सेंटर स्ट्रॉन्ग दिखेगा ना वो हमेशा कैनेडियन मॉडल होगा, ठीक है, कनाडा से लिया हमने वो, तो ये गलत हो गया।
अब उसने बोला शेड्यूल 7 जो है क्या वो रेजिडुअरी पावर्स, मैंने अभी बोला कि रेजिडुअरी पावर्स वो होती हैं जो कोई भी लिस्ट में नहीं मिलेगा, तो थर्ड भी गलत हो गया आपका, थर्ड गलत हो गया। यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो रेजिडुअरी पावर्स किसको दी थी, उसने गवर्नर जनरल को, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो 1 और 4 आंसर आ जाएगा इसका, सी पार्ट। मूविंग टूवर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे। वंस वेयर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस होता है, जो भी अथॉरिटी है उसका बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ पे मोनार्क होता है, देखिए हमारे यहाँ पे मोनार्क नहीं है बट स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट है, तो ये तो गलत हो गया। जहाँ पे हमेशा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 and 2. So with this we have completed all the PYQs related to this topic of polity of CSC, CDS and CAPF. Okay, प्लीज इसको अच्छे से आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया ये वाला, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ये क्या है? दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको पिछले वीडियोस में सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई थी, तो इसके अलावा आपको इसके बाहर से कुछ नहीं पूछता यार वो, क्योंकि उसके पास स्कोप ही नहीं है पूछने के लिए, ठीक है। तो ये जो भी वीडियोज़ है, दिस इज द 4th वीडियो, ठीक है, ऑफ दिस सीरीज। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए आप वीडियोज़, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।